गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अजीता सरस्वती फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज के हम लोग ऑनलाइन क्लास में बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सब्जेक्ट कोड है C6 जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, जिसमें हम प्रश्नों पे फोकस करते हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर के, ताकि हम लोग घर में रह कर के भी अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को, अपने सिलेबस को और अपने तैयारी को बाधित नहीं करें। और इसमें हम लोग आज के प्रश्न को देखेंगे कि स्वतंत्र भारत में नारी शिक्षा के विकास के लिए किए गए प्रयासों का संक्षेप में वर्णन करें। हमारा टॉपिक था यूनिट सेकंड में कि शक्तियाँ, नारी शिक्षा के विकास की शक्तियाँ या सिफारिशें। उसके तहत ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोग के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं हो कि ये जो है नारी शिक्षा के विकास के लिए जो प्रयास हुआ, तो इसमें हम क्या लिखेंगे। तो वही चीज़, वही शक्तियों को हम लोग लिखते हैं, सिफारिशों को लिखते हैं। तो आइए इस प्रश्न की हम तैयारी करते हैं, जिसका उत्तर है भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ ही नारी शिक्षा के प्रति अपना ध्यान आकर्षित किया। पहले भारत में पुरुष तथा स्त्री की शिक्षा में असमानता थी। स्वतंत्र होने पर देश के संविधान में असमानता को हटाते हुए कहा कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी भी आधार पर कोई भी भेद नहीं करता। स्वतंत्र भारत में आज सभी क्षेत्रों में नारी को शिक्षा प्राप्त करने में और जीवन यापन करने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्र भारत में नारी शिक्षा के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए। अभी यहाँ हमने जैसे पढ़ा कि स्वतंत्र भारत में आज सभी क्षेत्रों में नारी को शिक्षा प्राप्त करने और जीवन यापन करने की स्वतंत्रता है। देखिए, हम बार बार अपने क्लासेस में बताते हैं कि जब समानता का अधिकार है, समान शिक्षा का अधिकार है, तो कहीं भी विभेद नहीं है कि हम धर्म, जाति, लिंग, स्थान किसी भी तरह से हम विभेद करें। तो इसी बात पे जो कुछ प्रयास किए गए, तो पहला प्रयास किया गया राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, जो 1958 में। तो ये राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का क्या कहता है, ये कहते हैं कि भारत की स्वतंत्र सरकार ने श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में सन 1958 में नारी शिक्षा पर विचार करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की, जिसको देशमुख समिति भी कहा जाता है। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन जनवरी 1959 में भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए जो निम्नलिखित सुझाव दिए, जिसमें एक नंबर पे है, एक निश्चित अवधि के अंतर्गत नारी शिक्षा का प्रसार करने के लिए केंद्र सरकार प्रयास करे। दूसरे नंबर पे है, नारी शिक्षा का प्रचार केंद्र भारत को स्वयं करना चाहिए। तीसरे नंबर पे है, पुरुषों तथा स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था में पूर्ण समानता होनी चाहिए, है ना। इसमें हम अमीर गरीब या हम स्त्री पुरुष न देखें। केंद्र सरकार को ही सभी राज्यों के लिए नीति तथा धन की व्यवस्था करनी चाहिए। पांचवें नंबर पे ये आयोग कहता है कि नारी शिक्षा के प्रसार ग्रामीण अंचलों में करने का प्रयास भी केंद्र सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिए। शिक्षा के मुताबिक तथा प्राथमिक स्तरों पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है। सातवें नंबर पे है, समस्त राज्यों में नारी शिक्षा के प्रसार के लिए परिषदों की स्थापना हो। ये देशमुख समिति में ये जो है हमारा 7 बिंदु है, जो नियम में लाने के लिए कहा गया, पारित करने के लिए। और देशमुख समिति का प्रभाव भारत सरकार पर हुआ और सन 1959 में उनके द्वारा राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद का पुनर्गठन भी सन 1964 में किया गया। इस परिषद ने समय समय पर महिला शिक्षा के संबंध में भारतीय सरकार को अनेक उपयोगी सुझाव दिए।
तो ये रहा हमारा राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद ने जो देशमुख समिति का प्रभाव जो पड़ा उस पर। अब आता है दूसरे नंबर पे हंसा मेहता समिति के सुझाव जो 1962 में लाया गया। अब देखिए कि हंसा मेहता समिति का क्या क्या सुझाव था। भारत सरकार द्वारा पूर्व में नियुक्त राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा ही हंसा मेहता समिति की नियुक्ति की गई। इस समिति की अध्यक्ष श्रीमती हंसा मेहता को बनाया गया। इस समिति के सुझाव इस प्रकार थे। इसमें क्या क्या बिंदुएं थी देखिए। इसमें पहले नंबर पे था, यह आवश्यक है कि पुरुषों तथा स्त्रियों के मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक कार्यों में भेदों के आधार पर बालकों तथा बालिकाओं के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाए, है ना। इसमें दोनों को समान बताया गया है और उनके मनोवैज्ञानिक आधार पर बिना भेदभाव किए दोनों के लिए पाठ्यक्रम का जो है विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। दूसरे नंबर पे है इसमें बालकों द्वारा बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अंतर विद्यालय स्तर पर कोई तो होना ही चाहिए। यानी कह रहा है कि पाठ्यक्रम जो है बालक और बालिका में जो अंतर है वो विद्यालय स्तर पर तो कोई तो होना चाहिए। इसमें पाठ्यक्रम जो बनाया गया तो कुछ जैसे देखिए कि बालक के लिए जो है कुछ पाठ्यक्रम है जो वो जा कर के कर सकते हैं आसानी से, लेकिन बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अंतर क्यों कह रहा है? क्योंकि मान लीजिए कि अभी होम साइंस की हम बात करते हैं तो होम साइंस पाठ्यक्रम में अगर हम रखते हैं तो कितने % इस बात को, और ये होम साइंस करने के बाद कितने लोग जानते हैं ये तो अब तो विषय आज के दौर की हम बात करें तो आज के दौर में ये विषय खत्म हो चुका है, लुप्त हो चुका है, दिखाई नहीं देता है। तो अगर इस तरह के अंतर अगर हम करते हैं पाठ्यक्रम में तो हम आज की डेट से कहें तो उसमें हम पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद भी हम किसी तरह से उस महिला उस बालिका के लिए हम कोई नौकरी या कोई आने वाले समय के लिए उसका कोई फ्यूचर नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये चीज़ श्रीमती हंसा मेहता के ये जो समिति में उनके सुझाव से जो ये 2 बिंदु है दूसरे नंबर तो वो थी कि बालकों तथा बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अंतर विद्यालय स्तर पर कोई तो होना चाहिए। यानी कुछ होना चाहिए का मतलब कि दोनों को पढ़ाने के पाठ्यक्रम को उनके अनुसार बनाया जाए ताकि जैसे कि वो इस चीज़ से वो लाभान्वित हो फ्यूचर में। तीसरे नंबर पे है कोठारी आयोग द्वारा नारी शिक्षा के संबंध में सुझाव। अब जो है ये नारी शिक्षा के लिए इतने सारी योजनाएं जो बनाई गई या बिंदुएं रखी गई तब ये लोग अभी सुझाव दे रहे हैं कि हाँ इन बिंदुओं पे अगर हम काम करते हैं तो नारी शिक्षा को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इसी में ये जो कोठारी आयोग है इसमें भारतीय नारी शिक्षा के इतिहास में कोठारी मिशन जो है इसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए कि इस आयोग में बालिकाओं की प्राथमिक माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के संबंध में अपने निम्नलिखित सुझाव दिए थे, जिसमें पहले नंबर ए में जो था वो था कि आयोग के प्राथमिक शिक्षा के संबंध। पहले तो हम प्राथमिक शिक्षा पे हम सुझाव को देखते हैं ए में कि इसमें क्या क्या किया गया कि प्राथमिक शिक्षा के संबंध में उनका सुझाव क्या था। पहला था कि भारत के प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं को भेजने के लिए जनमत तैयार किया जाए। यानी हमने पढ़ा था विभेद में रूढ़िवादिता, सबसे पहले रूढ़िवादिता को हटाकर जागरूकता, वही की है जनमत। जागरूक होंगे सभी तो उनके अंदर एक अपनी अपनी मत ये होगी कि हमें भी अपनी बालिकाओं के प्रति भी हमारा उत्तरदायित्व है शिक्षा देना, और वो तैयार हो पहले कि हम विद्यालय तक बच्चियों को भेजें। भारत के संविधान के अनुरूप बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा का खुलकर प्रचार किया जाए। बालिकाओं को पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि मुफ्त दे करके उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। 4 नंबर पे है कि शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के पृथक विद्यालय होने चाहिए। अब ये पृथक विद्यालय का मतलब है जो हम को एजुकेशन रखे हुए हैं, तो कुछ ऐसे जगहों पे जहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, वो बालिकाओं के चरित्र को लेकर, बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर के, बालिकाओं की हिफाजत को लेकर के ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो उनके लिए ये चाहिए कि उनके लिए अलग विद्यालय हो जिसमें वो सेफ हो। 5वें नंबर पे है सरकार द्वारा 11 से 13
वर्ष की अवस्था वर्ग की बालिकाओं के लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अब इसमें देखिए ये था कि 13 और 14 वर्ष की जो बालिकाएं हैं वो अल्पकालीन शिक्षा ले। बी में है कि आयोग के माध्यमिक, पहले हमने क्या देखा, किन किन बिंदुओं को देखा, पहला था प्राथमिक स्तर में, अब हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के संबंध में उनका क्या क्या सुझाव था। 1 नंबर पे था छात्रावासों तथा यातायात की सुविधाएं बालिकाओं के लिए भी दी जानी चाहिए। इस स्तर पर दूसरे नंबर पे कि इस स्तर पर बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। 3 नंबर पे है विद्यालयों में बालिकाओं को छात्रवृत्तियां दी जाएं और उनके लिए अल्पकालीन तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये आपका माध्यमिक स्तर पे उनका सुझाव था। सी नंबर पे है आयोग के उच्च शिक्षा के संबंध में। अब हमने पहले बी में हमने देखा कि उनके आने जाने के लिए जो छात्रवृत्ति दी जाए, उनको यातायात की सुविधा दी जाए, छात्रावास दी जाए। अब देखिए कि उससे उनको ये फ़ायदा होगा कि शिक्षा के विकास के साथ साथ अब वो उच्च शिक्षा में प्रवेश करेंगी। तो इसके लिए उनका क्या सुझाव था, शिक्षा में बालिकाओं को प्रशासन एवं व्यावसायिक प्रबंध की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। दूसरे नंबर पे है बालिकाओं को छात्रवृत्तियां देकर तथा कम खर्चीले छात्रावासों में प्रवेश देकर छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। 3 नंबर पे है इस स्तर की शिक्षा में छात्राओं को पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय चयन की छूट होनी चाहिए। 4 नंबर पे है बालिकाओं के लिए पृथक डिग्री कॉलेजों की स्थापना होनी चाहिए। अभी जैसे हम लोग देखते हैं महिला कॉलेज, इस कोठारी आयोग ने नारी शिक्षा के संबंध में जो सुझाव दिए उनका देश में क्रियान्वयन भी किया गया। सुझाव नहीं हो, विकास के लिए, नारी शिक्षा के विकास के लिए कम से कम वो क्रियान्वयन किया जाए, तो जिसके कारण भारत में नारी शिक्षा का बहुत अधिक विस्तार हुआ। डी में है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में नारी शिक्षा, यानी जो पंचवर्षीय योजना बनी उसमें नारी शिक्षा क्या क्या बिंदु थी, आइए इसको देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य बहुमुखी उन्नति करना है। इन योजनाओं में नारी शिक्षा के विकास का निश्चित लक्ष्य रखा गया है। आज देश में 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है जो सन 1907 में अपनी कार्य विधि समाप्त करेगी। भारतीय पंचवर्षीय योजना में नारी शिक्षा के संबंध में जिन मुख्य विषयों पर ध्यान दिया गया है, देखिए आइए बात करते हैं उन मुख्य विषयों में वो कौन कौन से हैं। पहला है कॉलेजों में अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण में पर्याप्त सुधार हुआ है। क्यों, ये हम सब जानते हैं, जहाँ महिला होगी तो जहाँ बालिका होगी वो अपनी समस्या, अपनी बातों को खुल के कहती है। दूसरा है भारत की स्थापना को नारी शिक्षा के लिए परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना करके ठोस शुरुआत करने का प्रयास किया गया है। और तीसरे नंबर पे है भारत में छात्राओं को उच्च शिक्षा स्तर तक व्यक्तिगत रूप में परीक्षाओं में सम्मिलित होने की आज्ञा प्रदान करके नारी शिक्षा को विस्तार दिया गया है। चौथे नंबर पे है भारत के प्रत्येक राज्य में बालिकाओं की शिक्षा की देखरेख के लिए शिक्षा विभाग ने एक उप निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक की नियुक्ति की गई है। 5वें नंबर पे है उच्च शिक्षा में छात्राओं को गृह उद्योगों तथा हस्तशिल्पों की शिक्षा प्रदान करने की योजना बनाकर शिक्षित किया जाना चाहिए। 6 नंबर पे है शिक्षा विभाग द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा नारी शिक्षा में वृद्धि की गई है तथा नारियों को शिक्षण व्यवसाय में भेजने के लिए प्रोत्साहन देकर आकर्षक उत्पन्न किया गया है। सरकार द्वारा छात्राओं में खेलों के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की गई है। 8 नंबर पे है केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में अनुसंधान, तकनीकी, विज्ञान, मानविकी आदि क्षेत्रों में पुरुषों के समान ही छात्रवृत्तियां दी जाने की व्यवस्था की गई है। नौ नंबर पे है आयोग के सुझावों के अनुसार बालिका छात्रावासों का निर्माण हुआ है। 10 नंबर के भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं के लिए विशेष भत्ता देने का प्रबंध करके उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया है। अब
इसमें है कि सरकारी प्रयत्नों से अध्यापिकाओं को बिना किराए के क्वार्टर का प्रबंध हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त सभी प्रयासों का परिणाम स्वतंत्र भारत में सर्वत्र दृष्टिगोचर है। आजकल प्रत्येक प्रांत में बालिकाएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। सरकार द्वारा बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक के लिए अनगिनत स्कूल, कॉलेजों तथा छात्रावासों को खोला गया है। अधिकांश शैक्षिक क्षेत्र में आज बालिकाओं की योग्यता बालकों से ऊपर ही होती है। आज उस शिक्षा की परीक्षाओं के परिणामों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि छात्राएं आज